हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ अ फ्लैटेंड सैक्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा मेम्ब्रेनियस सिस्टम है जो कॉन्टिन्यूशन में है न्यूक्लियर एनवलप के। ये जो है ये न्यूक्लियर एनवलप है और इस न्यूक्लियर एनवलप में जगह जगह पे है न्यूक्लियर पोर, जैसे कि यहाँ पे। और इसी न्यूक्लियर पोर के कॉन्टिन्यूशन से स्टार्ट हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ऐसा मेम्ब्रेनियस सिस्टम है जो न्यूक्लियर एनवलप की कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेसिकली कुछ ऐसे जैसे फ्लैट से सैक से होते हैं उस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखिए। और इसका काम क्या है, ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं और उनमें से मेन है सिंथेसिस, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये कुछ फंक्शंस हैं जो ये ऑर्गेनेली हमारे सेल के लिए परफॉर्म करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो तरह का होता है। एक तो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये इस पे लगे हुए हैं राइबोसोम्स और ये राइबोसोम्स ही जो हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दूसरी टाइप होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको स्मूथ नाम क्यों मिला, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्टिन्यूशन में ही है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेनली लिपिड सिंथेसिस से कंसर्न करता है। तो चलिए अब हम इन दोनों ही टाइप्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नाम इसको क्यों मिला, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको ER भी बोल देते हैं, ER भी लिख देते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी का एक सब पार्ट है। इट इज़ सबसेट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी पिछली स्लाइड में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्टिन्यूशन में ही होता है। और इसके मेन फंक्शंस क्या है, अभी जो हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करेंगे। इट्स मेन फंक्शंस आर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया है कि जो लिपिड सिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स की सिंथेसिस। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। सेल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी में जितने भी हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं सेल में उन सब से सेल को छुटकारा दिलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल metabolic byproducts and the storage
एंड द, और लास्ट जो फंक्शन है, एंड द स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द सेल। इसके अलावा जो कैल्शियम आयंस होते हैं और उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर ही आता है। हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो आयन बेस्ड हैं। कैल्शियम आयन जो है हमारी बॉडी के लिए, हम लोग ज़्यादातर सोच लेते हैं कि जी हड्डियां हैं, हमारी बोन्स हैं, बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स जो हैं और बहुत सारे बॉडी के इम्पल्सेस जो हैं वो कैल्शियम आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो है वो कैल्शियम आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो कैल्शियम आयंस का मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डिफरेंस है, जो चीज़ इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है वो ये कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस बिल्कुल ही फ्री है राइबोसोम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे एक भी राइबोसोम नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी टाइप पे, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को दिखाया है। अभी देखिए, ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें और दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि इसके सरफेस पे ये जो है ये लगे हुए हैं राइबोसोम, और इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ही हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं या RER बोल देते हैं। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अभी आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं, और ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कॉन्टिन्यू हुआ है उसी एक एंडोप्लाज्मिक पोर से। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेनली ये इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच ऑफ सम प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका ज़्यादा कंसर्न जो है प्रोटीन्स के सिंथेसिस और उनकी कंट्रोलिंग से है। प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोलिंग एंड पैकेजिंग, especially those that needed to be delivered to different organelles within the cell और secreted from the cell, और खासकर वो वाले प्रोटीन जो हमारे सेल की ही अलग अलग ऑर्गेनेलिस को चाहिए या हमारे सेल ने ही सिक्रीट किए हैं। अभी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है उनमें से एक है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is involved in the response of cell to the unfolded proteins and plays a role in the induction of apoptosis due to its close interaction with the mitochondria। देखिए, क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, इसमें ये इतने लंबे लंबे सीक्वेंस के मॉलिक्यूल्स हैं कि इनकी फॉर्मेशन के दौरान कई गलतियां बाय नेचर भी हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, यानी कि जैसे कि एक्सपोजर टू यूवी रेज, एक्स रेज, उनकी वजह से जो हमारे प्रोटीन्स हैं या हमारी बॉडी के कुछ और एंजाइम्स हैं या कुछ सिक्रीशंस हैं वो अपना जो है स्ट्रक्चर जो है ख़राब कर सकती हैं, खो सकती हैं। तो उस वजह से उन प्रोटीन्स को जो है अनफोल्ड करना पड़ता है। अनफोल्डिंग का मतलब क्या है कि वो जो प्रोटीन्स हैं हमारा सेल कोशिश करता है कि उनको ठीक किया जाए, लेकिन अगर वो प्रोटीन्स जो हैं वो ठीक ना हों और हमारे सेल को ख़त्म कर सकते हो या उनसे हमारे सेल को ज़्यादा नुकसान हो, तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मान लीजिए कुछ सेल्स कैंसरस बन जाते हैं, ठीक है, कोई सेल कैंसरस हो गया या वो हमारे दूसरे सेल्स को हार्म कर सकता है, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि हमारी बॉडी को फर्दर कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो टैन हो गई है, वो असल में होता क्या, वो जो टैंड सेल होते हैं उन सभी सेल्स की असल में कैपेसिटी होती है कि वो कैंसरस बन जाए, कैंसर को इंड्यूस कर सकें।
क्योंकि उन सेल्स पे यूवी रेज या सन रेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। इसीलिए हमारी बॉडी जो है उन सभी के सभी सेल्स को एपोप्टोसिस कर देती है, ताकि वो जो सेल्स हैं वो अपने आप में ख़त्म हो जाए और उनसे किसी भी तरह की डिसीज़ जो है या कोई खतरा जो है हमारी बॉडी को फर्दर ना पहुँचे। तो वो फंक्शन भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक फ्लैटेंड सैक की तरह होता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हमें उसके 3 जो फॉर्म्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। वो जो 3 फॉर्म्स हैं वो हैं सिस्टर्ने, वेसिकल्स और टिब्यूल्स। ये जो सिस्टर्ने हैं ये फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक्स होते हैं जिनका जो डायामीटर है वो 40 से 50 नैनोमीटर तक होता है। सिस्टर्ने जो हैं वो हमेशा बंडल्स में देखने को मिलते हैं जो एक के ऊपर एक लगे होते हैं, दैट दे लाई टू वन अनदर। दे अकर इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेटिक एक्टिविटीज़। वो सेल में ज़्यादातर जहाँ पे भी सिंथेटिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो हैं ये सिस्टर्ने हैं, देखिए फ्लैट स्ट्रक्चर है इनका, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं और बंडल में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये सिस्टर्ने फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसके ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम्स। उसके बाद सेकंड फॉर्म आ जाती है हम लोगों की वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, ये ओवल और राउंडेड सैक्स जो है, ये वेसिकल्स जो हैं ये ओवल और राउंडेड सैक्स हैं जिनका डायमीटर 25 से 500 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स की फॉर्म में हम लोगों को देखने को लगते हैं और ये आइसोलेटेड पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। मतलब ऐसा है कि कहीं पे एक वेसिकल पड़ा है, कहीं पे 2 वेसिकल पड़े हैं, तो ये आइसोलेटेडली पड़े होते हैं। ये जो वेसिकल्स होते हैं इनको माइक्रोजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो माइक्रोजोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स ही होते हैं। ये जो हैं ये हैं वेसिकल्स। और लास्टली आ जाते हैं टिब्यूल्स। ये देखिए ये जो हैं ये टिब्यूल्स हैं। दे आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस विच मे बी कनेक्टेड विद सिस्टर्ने और वेसिकल्स टू फॉर्म ए रेटिकुलर सिस्टम। ये जो टिब्यूल्स हैं ये सिस्टर्ने या वेसिकल के साथ ही कनेक्ट होते हैं और टिब्यूल्स जो हैं इर्रेगुलर होते हैं, कोई इनकी डेफिनेट शेप नहीं है। ये रेगुलर और ब्रांच अनब्रांच किसी भी तरह के हो सकते हैं और इनका डायामीटर जो है 50 से 100 नैनोमीटर तक होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स से। इसके अलावा आप हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल आपको यहीं पे मिलेगा, कहाँ पे, पार्कवे पे।